हेलो हेलो। Wait, beta, wait. Wait for some time. Vivar. Okay. Good afternoon to everyone.
Good afternoon, sir. Good afternoon, Good Mitra. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. ये आपका मैसेज भी आ रही थी, मैसेज मैं उतना देखता नहीं हूँ, वैसे गुड आफ्टरनून के मैसेज भी आ रहे थे। तो जिनके भी माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर दो, बस म्यूट द माइक, है ना? और जब आपको कुछ बोलना होगा तभी अनम्यूट कर दो, ठीक है? तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो आपकी छोटी सी डाउट क्लास थी, हर वीक डाउट क्लास लगती है, उसमें आपको सिर्फ डाउट्स पूछना है। रेगुलर क्लास जो होगी आपकी इस टाइम टेबल में लगेगी, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ रहे थे, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, हाँ? तो जस्ट मैं थोड़ा सा एक कुछ चीजें रिवाइंड करवा देता हूँ। सर ये नया लास्ट क्लास चैप्टर है। नहीं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ना, वही कंटिन्यू होगा, है ना? लास्ट सर मैं लास्ट क्लास में था नहीं सर। Sir, you're not audible. Sir, your screen is not visible.
Okay, some internet trouble. Now you can hear me, all of you. Yes, sir. Yes, sir. लाइट पर लाइट ऑफ होती है तो इंटरनेट फिर से ऑन होने में टाइम लगता है, तो यू स्टे कनेक्टेड, विद इन 5 मिनट्स आई विल बैक, ठीक है। जस्ट हम ये नया कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मोशन का एक पार्ट है, मोशन टू द ग्रेविटी। जस्ट मैंने जो अभी तक डिस्कस किया ना, एक नट शेल में उसको रिवाइज करवाता हूं। वी हैव स्टडीड द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, आपने यहाँ पे जो पढ़ा है, वी हैव स्टडीड द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसको बोलते हैं, है ना। तो जस्ट हमने लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था, वी हैव स्टडीड दिस टाइप ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, है ना। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द s इक्वल टू v प्लस u बाय 2 into t, या इसी को हम लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। और थर्ड आपका इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक डिस्प्लेसमेंट इन एनर्जी सेकंड का फॉर्मूला, डेल्टा sn इक्वल टू u प्लस हाफ a into 2n minus 1, है ना। तो ये जस्ट मैंने फॉर्मूले पढ़े थे, सिंपल, राइट। इसी को जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, तो जब भी मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करता था, तो एक्सप्रेशन की जगह पे आपको माइनस की जरूरत, ये सारे इक्वेशन में जो आप इक्वेशन सारे पढ़ रहे हैं उसमें एक्सप्रेशन की जगह पे आप ले लोगे माइनस, तो ये सारे इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ और भी चीजें आपने डिस्कस की थी, लाइक आपने डिस्कस किया था टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट था आपका u by g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो 2u by, है ना। टाइम ऑफ एसेंट जो था वो u by g था, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था उससे आपका 2u by g। और आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम, लेकिन सर टाइम 2 ऑफ डिसेंट था by g क्या था? क्या चीज, सर 2u by g क्या था? वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम मैंने लिखा है दिस इज नोन एज ए टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ये ऊपर जाने में टाइम इतना लगेगा, और जो एक ये कैपिटल टी है दैट इज u by t, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। Sir, time of ascent is also equal to time of descent, ना? हाँ, दोनों इक्वल होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली आपका टाइम ऑफ डिसेंट, किसी भी पर्टिकुलर के लिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो टोटल जर्नी का जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 2u by g। टाइम ऑफ डिसेंट का एक और फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये आप बोलते थे, ये आपको आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h by, अगर आप h हाइट से किसी स्टोन को छोड़ते हो तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ कितना लग जाएगा, बेसिकली आपका 2h by g, राइट। बेसिकली आपने किसी स्टोन को h साइड से छोड़ दिया तो इतने टाइम में ग्राउंड को क्या करेगा, बेसिकली आपका हिट करेगा। ठीक, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h by g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, बेसिकली आपका 2u by g, राइट। ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए, तो मैंने बोला है कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में a की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, माइनस, तो जैसे माइनस जी पुट करूंगा तो किसी भी न्यूमेरिकल को हम इसी से क्या कर सकते हैं, कि आपका सॉल्व, a की वैल्यू जैसे आप माइनस जी पुट करोगे तो किसी भी न्यूमेरिकल से इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कि आपका सॉल्व। तो आज जो आपको करना है ना, इसी इक्वेशंस के बेसिस पे a की वैल्यू माइनस जी पुट करके न्यूमेरिकल सेकंड, इसी इक्वेशंस का आपको क्या पढ़ना है, उसके आपका एप्लीकेशन। बस फर्क ये है कि नॉर्मल केस में एक्सेशन कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते थे
तो उस केस में जो एक्सप्रेशन का हमेशा किसके होता है, एक पर्टिकुलर एक्सेल ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में माइनस g, राइट। तो वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, है ना, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जस्ट आपको ऐसा दिया हुआ है कि देयर इज अ टावर, है ना, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे। ये आपका कोई टावर है, एग्जांपल 1, है ना। एग्जांपल 1 में इस तरह से हम ले लेते हैं कि ये आपका कोई टावर है, राइट, और इस टावर सर? से, हाँ बोलो बेटा, सर बोलो। सर u by g is equals to root 2h upon g होता है ना? हाँ, दोनों चीजें सेम ही होती है ना। ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट है, अगर आप u के टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप u by g लिख दोगे, और अगर आप h के टर्म्स में लिख रहे हो तो रूट 2h by g लिख दो। दोनों चीजें क्या होती है, सेम, है ना। भाई ये u के टर्म्स में है, ये किसके टर्म्स में है, h के टर्म्स में। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैक्सिमम हाइट अटेन, भाई मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा और ये वो कितना U ये square है ना सर root 2 मैक्सिमम हाइट h जो by u स्क्वायर बाय, यहाँ पे टावर है, सर रूट टू एच बाई जी को अगर हम h की जगह u स्क्वायर बाई 2g कर लेंगे तो ug आ जाएगा। वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, सही बात। भाई यहाँ पे अगर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आपने 12 बाई जी लिखा है, अगर मैं h की जगह पे यहाँ पे पुट कर दूं इसे, है ना, तो अल्टीमेटली u बाई जी आ जाएगा, है ना। तो वही है, दोनों चीजें क्या है, कि आपकी सेम, आप इसकी बजाय आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, तो यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन है कि देयर इज अ टावर, और इस टावर की हाइट आपको दी हुई है 25 मीटर, है ना। इस टावर की हाइट कितनी है, 25 मीटर, और इस टावर के इस पॉइंट से हम किसी स्टोन को ऊपर प्लेस करते हैं विद u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, है ना। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से हमने क्या किया, ऊपर इसको क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड, इसको जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपको इस तरह से इसका कुछ जल्दी होगा और एक ग्राउंड में वापस आ जाएगा, है ना। तो सिंपल से आपको बताना है कि फाइंड आउट टाइम it will take to reach the ground. Find out time it will take to reach the ground. To reach इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम इसको ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे u इक्वल टू आपको दिया हुआ है 20 मीटर। सर इसका आंसर 1.732 सेकंड्स होगा। नहीं, ये आंसर नहीं आ रहा है, एक सेकंड सर रूट 5 हाँ, एकदम ध्यान से करो, टेक योर टाइम, आराम से करोगे तभी इसका आंसर है। Sir, 4 seconds. 4 सेकंड तो नहीं आ रहा है, एक Sir, सेकंड, 5 seconds. हाँ 5 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, answer is the 5 second. The stone will take 5 second to reach the ground, है ना, कि 5 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा बेसिकली आपका ग्राउंड, राइट। इस क्वेश्चन को चलेगा 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। वैसे इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे मेथड्स से मुझे जानना चाहिए, है ना। इसमें कई स्टूडेंट, हर स्टूडेंट इसको अलग मेथड से करता है। आंसर ये सही है कि इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, कि आपका 5 सेकंड्स, राइट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें कई तरह की अप्रोचेस होती है, मैं जस्ट वो अप्रोचेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले
स्टूडेंट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेथड 1, हाँ स्टूडेंट जो इसमें यूज करते हैं दे यूज द मेथड 1, हाँ कि मेथड 1 सबसे पहले इसमें यूज, मेथड 1 में होता है उनको ये पता होता है कि सेम लेवल तक आने में, भाई यहाँ से आपने इसको प्रेडिक्ट किया 20 से वापस सेम लेवल में जब आएगा तो इसकी अब स्पीड डाउनवर्ड हो जाएगी ना 20 मीटर पर सेकंड, तो सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम होती है। जैसे आपने इसको 20 से यहाँ प्रोजेक्ट किया तो ये मैक्सिमम हाइट पे तो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना कि मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटली क्या होगा, रेस्ट पे आएगा, और फिर से वापस जब सेम लेवल पे आएगा तो 20 से होगी। तो पहले वो टाइम निकालते हैं कि यहाँ से वापस आने में इसको यहाँ तक टाइम कितना है, एंड दैट टाइम इज t1, है ना, तो उसके लिए सीधे फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस सेम लेवल तक आने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम t1, ये 2u/g हो जाएगा, तो u जो है वो आपका हो जाएगा 20 और g कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 सेकंड है। एक्सक्यूज मी सर, 4 सेकंड पूरी जल्दी का टाइम नहीं, 4 सेकंड कौन सा टाइम है, इस लेवल तक वापस आने का, जिस लेवल से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी लेवल पे जिस टाइम में वापस आएगा वो टाइम कितना है, 4 सेकंड। जस्ट हमने टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला यूज किया, u by g, है ना, लेकिन आपको तो अभी और टाइम भी तो लगेगा। सर जी 10 क्यों होगा? g की वैल्यू बेटा वैसे 9.8 होती है, लेकिन क्वेश्चन में दिया होता है, या सिंपलिसिटी के लिए हम 10 ले लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी होगा, शायद आपने अटेंड नहीं किया, कि g की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, लेकिन नॉर्मल केस में हम इसको अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 लेंगे, है ना, कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप 10 ले लो, या कुछ डाटा से थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि g 10 लेना चाहिए 9.8 लेना चाहिए, तो अगर कुछ नहीं दे रहा तो हम 10 ले लेते हैं, और क्वेश्चन में दिया भी होता है टेक वैल्यू ऑफ g एज ए 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो टाइम हो गया ये 4 सेकंड आ गया, लेकिन ये 4 सेकंड अब ये मैं ग्राउंड में थोड़ी पहुंचाएगी, ये तो सेम लेवल तक आने का टाइम है, अब इस जर्नी में तो टाइम लगेगा, तो इस जर्नी के टाइम को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा, सेकंड मैं बोलता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कुछ लगता है, तो मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा s ut प्लस हाफ 80, है ना, तो जब ये यहां से यहां तक आएगा तो 25 मीटर तो ट्रेवल करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -25। व्हाट इज द इनिशियल लॉस की 20, लेकिन डाउनवर्ड है तो -20 इनटू टाइम सपोज t2 लग गया, अब देखो ऊपर से नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, u भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, और एक तो g नेगेटिव हमेशा होते ही, माइनस हाफ 10 इनटू t2, है ना, तो आप देखो कि ये टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम की यहाँ पे अगेन क्या आ गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को आप लिखो, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी आपकी हो जाएगी 5t2², है ना, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया भी था, इनटू 20t2, है ना, -25 इक्वल टू 0। फिर ये कैसे आ जाएगी? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये माइनस हाफ क्यों लिया है ये इस इक्वेशन में? ये g नेगेटिव होता है ना, तो भाई कहीं भी ये जाएगा g तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, और g की वैल्यू कितनी होती है -10, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्शन की वजह से माइनस नहीं, तो g जब -10 हम लेंगे तो बाहर -10 सर t2 is coming as 1 second. हाँ अब इसको आप सॉल्व कर लो फैक्टराइज करके, ये तो फैक्टराइज करके ही हो जाएगा, है ना, इसमें आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, केवल की फैक्टराइज करके t2 की वैल्यू बनेगी, तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो t2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी 5 पक्का आ जाएगा। और देखो आपने क्या निकाला? हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट इक्वेशन में हमने g की वैल्यू पॉजिटिव में क्यों रखी है? तो यहाँ तो हम साइन यूज कर चुके हैं, मतलब जिस फॉर्मूले से हमने इसको निकाला था ना, आपने लास्ट क्लास में शायद लास्ट लेक्चर ज्वाइन किया था आपने, लास्ट लेक्चर ज्वाइन किया आपने? नहीं किया है ना, ये तो गड़बड़ है। कोई लेक्चर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो मुझे मैसेज करो, उसके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। जैसे ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो u + u लगता है ना,
तो v हम 0 कर देते हैं, u आ जाता है, a की वैल्यू हम -g ले चुके हैं फॉर्मूला टाइप करके। एक बार जब हम u की वैल्यू किसी चीज का साइन एक बार ले चुके हैं फिर से दोबारा नहीं। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, h by g, h max is equal to u square by 2g, हम g का साइन ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन जब आप फ्रेश ये इक्वेशन यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें आप क्या यूज करना पड़ेगा, सब चीज का साइन। डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, u नीचे है तो नेगेटिव, और a माइनस है। तो इससे सॉल्व करोगे तो इसको फैक्टराइज करके t2 की वैल्यू 1 सेकंड है। और मतलब है यहां से सेम लेवल तक आने में इसको लग गया 4 सेकंड और फिर इसको टाइम लग गया 1 सेकंड। तो जो टोटल जर्नी का टाइम हो जाएगा वो इसके आंसर 5 सेकंड। तो जो टोटल जर्नी का टाइम होगा दैट इज द t1 प्लस t, दैट इज योर 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। पहला मेथड तो ये है कि स्टूडेंट इस मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कई लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया ना वो ये मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मेथड 2 है ना, सारे मेथड समझना जरूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। हम आ जाते हैं मेथड 2, है ना, हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि आपका मेथड 2। देखो मेथड 2 में क्या बोलते हैं कि जैसे ये आपका टावर था, इसको भी आप ठीक से समझना, ये आपका टावर, यहां से आपने एक स्टोन थ्रो किया, इसी 20 से ये ऐसे गया और यहाँ पे वापस, है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको यहां से लेके इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता, तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा सर u by g। u by g। ए से बी तक जाने का टाइम मैं पूछूंगा, ए टू बी। तो जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो u by g हो जाएगा, और u की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 20 बाय 10, है ना। इसको ए से बी तक जाने में क्या होगा, 2 सेकंड, और बी पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। और अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं कि ये हाइट तो 25, ये हाइट कितनी थी वैसे कि आपकी 25 थी, है ना। ये वाली हाइट कितनी मैं निकाल सकता हूँ एच मैक्स के फॉर्मूले से। मैं यहां से अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है तो इसकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितनी, एच मैक्स की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन, तो u आपका हो गया 20 स्क्वायर बाय 2 into 10, है ना। 20 स्क्वायर into क्या हो गया, इसलिए आपका 2 into 10, तो ये आपका आ गया 20 मीटर, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस जो इसने कवर की है वो 20 मीटर, राइट। तो मैंने एक टाइम निकाल लिया कि a से b तक जाने का टाइम 2 सेकंड, है ना। a से b तक जाने का टाइम जैसे आपका 2 सेकंड। अब मैं निकालता हूं कि b से वापस ग्राउंड पे c पे आ गया, b से कहां पे आ गया, ये c, है ना। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाई कभी अगर u 0 है, जैसे मैंने इस पेन को ऐसे छोड़ा h साइड से, तो इसका u 0 है ना, तो u 0 है तो उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम है, तो हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है टाइम की वैल्यू को होती है अंडर रूट ऑफ 2h बाई, और ये आपने पढ़ा, ये पहले मैंने निकाल लिया। बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। Sir, why didn't you use time of descent formula? लेकिन क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला जो होता है ना वो तो यहीं तक ही होता है, ये टाइम आ जाता है, उससे फायदा नहीं होगा ना। हम टाइम ऑफ डिसेंट का ये फॉर्मूला यूज क्योंकि आपको एक पूरी टाइम चाहिए, हाँ, पूरा आपको 20 से लेके 30 का टाइम चाहिए, उसके आपका सी, ये मैंने ये टाइम ऑफ डिसेंट का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका होता है कि आपका टाइम ऑफ डिसेंट। आपने बोला 20 से सी तक की जो जर्नी होगी उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। तो ये जो टाइम होगा सपोज कि 2, तो 2 into h। अब आप बस देखो h ये 20 थोड़ी है, पूरा नीचे तक का टाइम निकालना है, ये 20 हो गया, ये 25, मतलब टोटल में हम कितना कर देंगे 40 बाय 10, है ना। तो अब इसका t2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 है ना। तो आप ना अप्रोच अलग अलग, है ना। सर इसमें हाइट की वैल्यू 45 क्यों ली गई है?
क्योंकि मैं टाइम पूरा बी से सी तक का निकालना चाहता हूँ। जो भी रेस्ट से आपने छोड़ा ना, तो रेस्ट से ये पूरा यहाँ तक आने का टाइम निकालना चाहता हूँ। ये पूरी हाइट कितनी होगी? अब देखो, ये 25 था, ये 20। सर समझ गया सर, 25 इंटू प्लस 20 किया है ना आपने? हाँ, ये 45 हो जाएगा ना, जो आपको हाइट लेना है। ये कितना हो गया? टाइम स्क्वायर 2 सेकंड। तो ए से बी तक का जाने का टाइम जो हो गया वो 2 सेकंड है, और वापस बी से सी तक जाने का टाइम कितना है? उसकी आपका 3 सेकंड। तो टोटल जो जर्नी का टाइम होगा अगेन t1 प्लस, ये भी क्या हो गया? 5 सेकंड। अब देखो, दो अलग अलग अप्रोच है। पहली अप्रोच में मैंने क्या किया था? मैंने ये टाइम निकाल लिया, सेम लेवल तक आने, वो 4 सेकंड आ गया। फिर ये अलग से टाइम निकाला इस फॉर्मूले से, तो 1 सेकंड आ गया, है ना? तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये। फिर मैंने क्या किया? सिर्फ प्रेजेंट का टाइम निकाल लिया, वो 2 सेकंड आ गया। और फिर रेस्ट से किसी एच हाइट नीचे आने का टाइम का फॉर्मूला मुझे पता होता है। अगर ना ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये तभी वैलिड है व्हेन u इज 0, है ना? रेस्ट से जब किसी चीज को हम छोड़ेंगे तो उसको ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है 10⁻²h/g। h इज द जिस हाइट से हम उसको छोड़े, यहां से आपका आ गया 5 सेकंड्स, राइट? ये दो अप्रोच मैंने यूज किया, मेथड 1 एंड दिस इज नोन एज अ मेथड। लेकिन ये दोनों मेथड बकवास है ना, ये दोनों मेथड जो है वो बकवास, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने समझा दिया कि कैसे आप फॉर्मूले को यूज करते हैं। मेथड 3 है वो आप यूज करें, सारे मेथड बकवास। आपको सिर्फ एक जो मैं बताऊंगा उसी को यूज करना है ना, इसको जानना है कि ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड 3 होगा वही आपको यूज करना है। इसको आप ऐसे सर हाँ बोलो। सर इसके बाद मुझे एक डाउट है, इसको करने के बाद आप क्लियर कर देंगे? बेटा डाउट के लिए डाउट क्लास में क्यों नहीं आए आप? सर नहीं, वो मोशन अंडर ग्रेविटी से ही रिलेटेड है। हाँ बता देना, पूछ लेना। ठीक है सर। तो कर लेते हैं फिर। एग्जांपल 1, एग्जांपल इसके बाद आते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 1 का ही मेथड नंबर 3। देखो ऐसे नहीं करना चाहिए कि कभी भी किसी क्वेश्चंस को फिजिक्स में ना हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं करते। वी डोंट ब्रेक इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, बल्कि क्वेश्चंस को सिंपल सा ऐसे कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। ये टावर, यहां से आपने किसी स्टोन को ऊपर थ्रो किया, वापस ये ग्राउंड पे आ गया, ये है 25 मीटर। क्या होता है, कहां गया कैसे आया मुझे उससे मतलब नहीं होता है। फिजिक्स में जब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो सीधे इनिशियल और फाइनल में है। ये आपका जो चीज है वो इसका इनिशियल, ये इसका क्या है, ये आपका इनिशियल, और ये इसका पॉइंट जो है वो फाइनल है। बीच में कहां गया क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल और फाइनल के बीच में we simply apply this formula, s is equal to ut plus half at square। ये हम ये जानना चाहते हैं कि इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी, फाइनली बॉडी यहाँ पे आ, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम? तो मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। थोड़ा ध्यान दो कि बॉडी पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 25 plus 25 meters. 20 डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। सर 20 हाँ, अगर मैं आपसे डिस्टेंस तो आप बोलते हैं 20 ऊपर गया, 20 फिर नीचे आया, प्लस 25। 20 ऊपर गया, फिर 20 नीचे आएगा, फिर 25 और नीचे। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो आपका 45 मीटर। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस का नहीं होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का। सर वो 65 होता है सर, 20 plus 65। 65। हाँ, ये तो डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला डिस्टेंस का नहीं होता बल्कि किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का तो यहां से यहां गया ना,
तो कहाँ गया उससे क्या मतलब होता है, आपको एक्चुअल पाथ लेंथ थोड़ी लेना है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट 25 meters. 25 मीटर, साइन क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट Negative sign. 25 सर नेगेटिव। Negative. इनिशियल से नीचे आया ना, इनिशियल से नीचे आएगा तो ये -25। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर मुझे लगा सर डिस्प्लेसमेंट शुड बी डायरेक्टली सर अ लाइन जॉइनिंग यू एंड फाइनल सर, हाँ स्ट्रेट लाइन सर, पर आपने तो सर वो 25 नहीं होगा सर। तो वो हम बना देते हैं समझने के लिए, है ना, अदरवाइज तो ये ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे जाके ऐसे नहीं, सुन रहे मेरी बात, इसका अच्छा, मोशन ओके। जो होगा ना ऐसे जाके इसी लाइन से हम वो समझने के लिए ऐसा बना देते हैं, है ना, ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो, अदरवाइज तो मुझे पता है कि ऐसे जाएगा, तो इसी लाइन के लॉन्ग मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज -25। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, 20 मीटर 20. 20 पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना 20 मीटर पर सेकंड, तो आप लिख दोगे 20। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर उस पॉइंट तक सर जहाँ पर आकर के सर बॉडी रेस्ट पर आ जाती है सर, वहां तक का सर क्या इनिशियल वेलोसिटी 20 था, क्योंकि सर मैं सुना नहीं, अब 20 मीटर कैसे हुआ। मैंने तो इसमें कुछ बोले ही नहीं है सब चीजें, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का, इनिशियल तो हमने 20 से ही प्रोजेक्ट किया था ना, यहाँ से मुझे कोई मतलब ही नहीं फाइंड, इस जगह पे वेलोसिटी जो होगी सर यहाँ पे। हाँ बोलो। सर आपने पहले तो बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी -20 होगा, क्योंकि उस टाइम वो डाउनवर्ड आ गया था ना, उस टाइम हम जो टाइम निकाल रहे थे उसमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ले रहे थे, वो अलग क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे 20 से आपने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे 20 से यहाँ पे आ गया था, तो आप जो टाइम निकाल रहे थे वो यहाँ से यहाँ तक, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इससे मैच किया था। लेकिन अब टाइम क्या निकाल रहा हूँ मैं टाइम, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और कहाँ गया उससे कोई मतलब नहीं, ये फाइनल, तो t = 0 हम यहाँ पे लेंगे, तो जब यहाँ से आ गया तो डिस्प्लेसमेंट -25 हो गया और u ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव 20 हो गया, पूरी जर्नी का टाइम कितना लग गया है t। व्हाट इज द a क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन सर -10 -10. -10 जर्नी तो ये एयर में होगी, जैसे मैंने इस चीज को एयर में उछाला है ना, तो ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी तो नीचे लेगी, और अगर ग्रेविटी नीचे लेगी तो आपके अकॉर्डिंग है -10। तो देखो एक इक्वेशन से सॉल्व हो गया, s = ut + ½ में सब कुछ साइन सही लेना, डिस्प्लेसमेंट -25 ये ले लिया, ये ले लिया, अब इसको सॉल्व करके टाइम निकालो, मैंने से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो मैंने पहले दोनों मेथड बताए थे थोड़ा समझाने के लिए, फिर आपको यूज ये वाला था, सीधे इनिशियल और फाइनल, ब्रेक नहीं करते हैं पार्ट्स में, यहाँ से यहाँ गया फिर आया, उससे मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ के बीच में एक अप्लाई। टाइम कितना रहा चेक करो, सर 5 सेकंड। आ रहा है 5 सेकंड। Yes, sir. यस सर। हाँ यहाँ पे Yes, sir. इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन I'll, I'll go. 5t² - 20t है ना -25 = 0 है ना, तो इससे जैसे तो फैक्टराइज ही हो जाएगा, 5t² - 25t + 5 -25, यहाँ से 5t आप कॉमन ले लो तो t - 5 आ गया, बस यहाँ से 5 कॉमन ले लो t - तो टाइम की वैल्यू दो आ जाएंगी, एक तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी -5 सेकंड और दूसरा टाइम की वैल्यू हो जाएगी
वो -1 सेकंड है। लेकिन ये नहीं है सही ना, नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो 5 सेकंड। अब देखो कुछ सोचना नहीं है आपको, ये टाइम निकालना अलग से, ये टाइम फिर अलग से निकालना, फिर ये टाइम अलग से निकालना, ये नहीं करना है। सीधे इनिशियल एंड फाइनल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये डिस्टेंस का नहीं होता। ये फॉर्मूला में एस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। ये फॉर्मूला में एस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। कैसे आपको सॉल्व, तो सीधे 5 सेकंड आ गए। 5 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा सीधे आपका फिर और साइन का ध्यान रखना है, कब किस चीज को पॉजिटिव और कब किस चीज को। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है। ये एग्जांपल 2 जो पहले आपने कराया था, नहीं ये एग्जांपल 1 की पार्ट, ये जो आपके पार्ट है ना, एग्जांपल 1 का ही 3 मेथड एग्जांपल 2 में आ जाते हैं। एग्जांपल 2 ये है कि फाइंड आउट ए बॉडी इज released from the rest, released from rest from certain height, then find out ratio between सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं। मैं बोल दूंगा तो आपको समझ आएगा। A body is released from the rest from the certain height, then find out ratio between distance traveled in consecutive seconds. Distance traveled in consecutive seconds. Yeah. The body is released from the rest from certain height, and find out ratio between the distance traveled in consecutive seconds. मैं किसी बॉडी को हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, u इक्वल टू 0 से, तो फर्स्ट सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, h1 है ना, फिर सेकंड सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको बताना है कि जो डिस्टेंस होगी इसका रेशियो क्या है। कंसेक्यूटिव सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसका रेशियो कितना है। distance travel, ratio of distance travel in consecutive seconds. सर इसमें HC क्या है? क्या चीज? सर HC ये तो बेटा अगर हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं ना तो ये फ्री फॉल ही है ना, तो ये तो माइनस जी होगा, एक सर माइनस जी, तो ये रेस्ट से हम रिलीज कर रहे हैं ना किसी हाइट से, तो जैसे हाथ से छोड़ेंगे तो ग्रेविटी लगेगी इसको, एक्सेलेरेशन माइनस जी हो जाएगा। Sir, 1:3 answer. हाँ सही है, ऑड नंबर होता है हमेशा। Yes. This ratio is always odd number. 1:3:5:7:9.
This ratio is always the odd number. First observed by Galileo. ये जो ऑब्जर्वेशन है इट वाज बेस्ड फर्स्ट बाय गैलीलियो, इसलिए कई बार हम इसको गैलीलियो ऑड नंबर भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज ए गैलीलियो ऑड नंबर। तो इसका डेरिवेशन क्या है? नाउ दिस इज नोन एज ए सर वो Galileo S1 का odd number। S1 S2 लेंगे ना सर, हाँ और फिर वो फॉर्मूला। हाँ सही है। मैं बताता हूँ डेरिवेशंस का क्या है। वी टेक द गैलीलियो ऑड नंबर। ये ऐसा है जैसे किसी, ये मतलब हर केस में वैलिड है। इस पेन को मैंने छोड़ा तो पहले सेकंड में कुछ नीचे आएगा, फिर दूसरे सेकंड में कुछ नीचे आएगा, फिर तीसरे सेकंड में और नीचे आएगा। तो हर सेकंड का जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो में सा होगा। चाहे किसी नेट टैब को आप ओपन करो तो ड्रॉप जब गिरती है, ड्रॉप पहले सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगा सभी आपका ऑड नंबर। मैं इसमें जस्ट ये ले लूंगा कि यहां से मैंने रिलीज किया इसे t इक्वल टू 0 है ना, t इक्वल 0 पे u इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सेकंड में यहां पे आ गया, तो इसने h1 को डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड। हम यहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड? तो डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड जो होता है वो यही फॉर्मूला तो होता है कि u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस, है ना। तो आपको पता है h1 जब मैं निकालूंगा फर्स्ट सेकंड u तो 0 है, प्लस हाफ a की वैल्यू क्या होगी -10, और टाइम में ले लूंगा 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड में निकालना। फर्स्ट सेकंड में कितना हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 1 माइनस 1, है ना। तो ये जो फर्स्ट सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो -5 मीटर है ना। माइनस का क्या मतलब आप समझ, व्हाट इज दिस माइनस सिग्निफाई? Sir, it is going downward. It is हाँ, going Opposite downward. direction. अपने आप सही है। मैग्नीट्यूड आपको 5 ही होगा। अब मैं निकालूंगा अगले सेकंड में S2 जब लेंगे तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी तो 0 है ना, वो तो 0 ही होगी। हाफ अगेन g नेगेटिव इनटू 2 इनटू, अब आपको पहले आपने फर्स्ट सेकंड में निकाला, सेकंड सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड था 0 से 1 सेकंड, फिर 1 से 2 में, तो उसको सेकंड सेकंड बोलते हैं ना। यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 2 माइनस, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी -15 मीटर। ऐसी ऐसे निकाल लेंगे 0 हाफ -10। अब आपको थर्ड सेकंड में निकालना है तो 2 इंटू 3 आ जाएगा -1, है ना। ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से -20 एंड सो ऑन। 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, तो इसका रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा 1:2, 1:3, 1:3:5 है ना, 1:3 है ना, 1:5 क्या होता है। तो हमेशा ही ऑड नंबर में, तो जब भी किसी चीज को आप रिलीज करते हो ना तो हर सेकंड में ये सेम डिस्टेंस से नीचे नहीं आता, क्योंकि एक्सलेटेड मोशन है। पहले सेकंड में जितना आएगा उसका 3 सेकंड है ना, फिर उसका 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो ऑड नंबर। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन था। सर हर बार यही होगा या इसका कुछ एक्सेप्शन भी है? हर बार ऐसे ही होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके सर। अगर हम एयर फ्रिक्शन नहीं लें, ओके सर। एयर फ्रिक्शन अगर हम नहीं लें तो हमेशा ऐसे ही, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन भी हमेशा ऐसा होगा। नहीं कि फ्री फॉल में, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल व्हेन u is 0 and a is constant. नीड नॉट कि फ्री फॉल में ही होगा, किसी भी केस में अगर u 0 है और a कांस्टेंट है तो रेशियो हमें सही है। जैसे इसमें g कांस्टेंट था, कोई दूसरा एक्सप्रेशन भी अगर कांस्टेंट होगा तो रेशियो 1:3:5 1:7 इस तरह मिलेगा।
हमने इसको, इसी को हम बोलते हैं गैलीलियो ऑड नंबर। सर क्या बोलते हैं गैलीलियो? गैलीलियो ऑड नंबर, ये रेशियो में से ऑड नंबर है। इट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो, इसलिए हम कॉल एज गैलीलियो ऑड। बहुत सालों पहले उसने ऑब्जर्व किया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर ए हमेशा मतलब कोई भी वैल्यू होगी ए की, हमेशा यही आएगा 1:3? यही आएगा हमेशा, है ना, ए की कोई भी वैल्यू होगी हमेशा यही आएगा। सर मतलब इवन में नहीं आ सकता? नहीं, कभी इवन में नहीं। अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो हमेशा ऑड नंबर ही हो, कंसेक्यूटिव सेकंड में जो डिस्टेंस करूंगा, इफ ए इज कांस्टेंट। ये 5 भी ले लोगे तो ये आएगा, हमेशा रेशियो जो होगा वो इसी तरह से, प्रोवाइडेड ए इज कांस्टेंट। Sir, and if we throw a ball in the sky, sir, then? अब आ जाते हैं एक एग्जांपल नंबर 3 पे। हम लोग, Sir, if we throw something in the air, then will this ratio be same, sir? नहीं, ये रेस्ट से रिलीज करने का है, मतलब रेस्ट से छोड़ने का। Sir, if final velocity is 0, then, sir, then? हाँ, फिर बोल सकते, फिर बोल सकते। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो बोल सकते। हाँ सही बात है। उस केस में भी आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल। देखो एग्जांपल 3 में ऐसा है कि एक हॉट एयर बलून है, दिस इज द ग्राउंड और दिस इज ए हॉट एयर बलून, जो बलून ऊपर जाती है ना, तो ये बलून जो ऊपर जा रही है इसकी स्पीड आपको दी हुई है किसी टाइम इंस्टेंट पे। इसकी जो स्पीड है दैट इज गिवन है ना 10 मीटर पर सेकंड, है ना। इसकी स्पीड जाने के ऊपर कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो हाइट है दिस इज 40 मीटर, है ना। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, यहां से हमने एक स्टोन छोड़ दिया, a stone is released from it, from it. Find out time taken by Sir. stone. सर ये जो हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है सर, ये ग्रेविटी को मिलाकर है कि ग्रेविटी को बिना मिला है? अभी इसका तो मतलब इसमें तो कुछ और फोर्सेस भी लगते हैं ना, कुछ अपथ्रस्ट बुयांसी फोर्स जैसी चीज भी लगती है। ये फ्री फॉल स्टेट में नहीं है ना, आपको दिया हुआ है कि किसी स्टेट में हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। सर इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब इसका कुछ ग्रेविटी भी लग रही होगी, लेकिन उसके अलावा फोर्स कुछ जो एयर होगा वो भी फोर्स लगा, मतलब ये फ्री फॉल स्टेट में नहीं। जब भी किसी ग्रेविटी के अलावा दूसरा फोर्स भी लग रहा होता है तो दैट इज नॉट फ्री फॉल स्टेट। फ्री फॉल स्टेट का मतलब होता है मोशन ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, उसके अलावा दूसरा कोई फोर्स लग रही है तो उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। अगर ग्रेविटी के अलावा दूसरा फोर्स लगता है तो दिस इज 40 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसकी स्पीड है। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, देन फाइंड आउट time it will take to reach the ground. सर टाइम के बाद क्या था? सर 3 seconds. A stone is released from it
then find out time it will take to reach the ground. To reach ground. हाँ, यहाँ से हमने स्टोन छोड़ दिया तो कितने टाइम में ग्राउंड है ना? आपने बहुत देर बलून में बैठे थे, आपने आराम से क्या किया, एक स्टोन छोड़ दिया 8 सेकंड। सही नहीं, and find out time it will take to reach the ground. Sir, 4 seconds. Sir, 4 seconds. हाँ 4 seconds. हाँ 4 सेकंड सही आंसर, वेरी गुड, सही बताइए। Sir, 4 seconds. 4 सेकंड सही। मेरा सब लोग ट्राई करो। तो मेरे 8 सेकंड्स आ रहे हैं। हम देखते हैं क्या मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। Sir, 4 seconds. हाँ 4 सेकंड। पर कैसे आया सर 4 सेकंड्स? सही बताया था मैं 4 सेकंड कैसे। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी लार्ज मूविंग बॉडी से किसी स्मॉल बॉडी को हम यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। whenever a small body is released from moving large body, then initial velocity of small body is same as that of large body. Large body at that instant. Huh? Whenever a small body is released from the moving large body, then initial velocity of the small body is same as that of large body at that instant, due to inertia of motion. Due to a property known as a inertia of motion. Inertia. Due to a property known as a inertia of motion. है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी से क्वेश्चन पे सॉल्व होता है। जैसे क्या है ना, अगर हम बोले कि कोई प्लेन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जस्ट कोई प्लेन इस तरह से फ्लाई कर रहा है, हाँ दिस इज अ प्लेन, है ना, और प्लेन की वेलोसिटी किस इंस्टेंट में v है ना, और इससे हम कोई स्मॉल पैकेट रिलीज करते हैं, तो जो स्मॉल पैकेट होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी उस इंस्टेंट में v होगी, है ना, क्योंकि इनर्शिया का मोशन होता है ना, जैसे आप जब तक हाथ में रखते थे वो v से आगे जाता,
तो आप छोड़ भी दोगे तो v तो कंटिन्यू रहेगा। तो जब भी किसी मूविंग लार्ज बॉडी से किसी स्मॉल बॉडी को रिलीज करते हैं तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जिस मूविंग लार्ज बॉडी में। हाँ, जैसे आपने इसको रिलीज किया अब इसमें ग्रेविटी लगने लगी क्योंकि एयर में आ गया ना ये, तो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे जाके पैकेट, जैसे हम इसको इससे छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आएगा, तो रिजल्टेंट जो पाथ होगा उसका ही। वैसे यहाँ भी है कि बलून किसी स्टैंड में ऊपर जा रहा था, तो अगर हम इससे स्टोन को रिलीज करेंगे तो जो बलून की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इसको ट्रांसफर होगी, वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना। जो बलून की उस स्टैंड में वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, स्मॉल बॉडी की, राइट। सर उसका पाथ ऐसे टेढ़ा स्लैंटिंग क्यों होगा? स्लैंटिंग कहाँ पे, किस केस में? सर वो आपने जो लेफ्ट साइड डायग्राम बनाया है उसमें वो छोटी वाली जो चीज हमने थ्रो किया है बड़े वाले बॉडी से, तो उसका पाथ स्लैंटिंग क्यों होगा, स्ट्रेट क्यों नहीं होगा? कर्व पाथ फॉलो करें, कर्व पाथ फॉलो करें क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है, में हॉरिजॉन्टली भी आगे जाएगा और वर्टिकली भी जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी आ रही है तो रिजल्टेंट पाथ कुछ ऐसा होगा। जैसे इस पेन को मैं अगर यहाँ से थ्रो करूँ ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये पेन से ऐसे थ्रो करेंगे तो सीधे थोड़ी जाएगा ऐसे, अगर मैं हाथ से इसको थ्रो कर दूं तो ये इस तरह का पाथ है तो फॉलो करेगा कर्व पाथ, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, बोलते हैं दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ए। तो सर अगर हम उसको मतलब स्ट्रेट फेंकें, मतलब थ्रो करें तो फिर वो तो स्ट्रेट जाएगा उसका पाथ। ग्रेविटी तो लगेगा ना, इस पेन को अगर आप स्ट्रेट अगर हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट फेंकेंगे तो वो स्ट्रेट ही जाएगा ग्रेविटी के साथ। बात समझ लो, जैसे मैं इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे तब तो नीचे आएगा, लेकिन मैं अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट करूं, ऐसे आगे थ्रो करूं तब ये सीधे थोड़ी जाएगा, ऐसे इस तरह से कर्व पाथ है तो फॉलो करेगा। समझे मेरी बात? किसी चीज को मैंने प्रेस से छोड़ दिया तब तो वर्टिकली नीचे जाएगा, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे बी वेलोसिटी दूं बी की वजह से आगे जाएगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, ये कर्व पाथ ऐसे फॉलो करेगा। तो कर्व पाथ मतलब दोनों मोशन हो गए, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जैसे इस बलून से मैं स्टोन को रिलीज करूंगा तो इसकी वेलोसिटी इस पे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसमें सिर्फ जी को ले तो इसका मोशन आपका ऐसा होगा, तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम, सिंपल वन इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस r, इसी में हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट इज -40, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 माइनस हाफ 10, आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है माइनस, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है प्लस, जी तो हमेशा ही डाउनवर्ड होगा, इसको आप सॉल्व कर लो, ये एक लाइन का आंसर होता है सर, इसी को साइन के साथ उदाहरण में पहुंचने का टाइम आ जाएगा, क्या टाइम आ रहा है देखो सर, आ गया इससे 4 सेकंड्स। हाँ, इससे टाइम की जो वैल्यू आएगी वो 4 सेकंड। तो ये लाइन याद रखना है आपको, ये कई बार फिजिक्स में कई जगह में, तो किसी भी मूविंग लार्ज बॉडी से स्मॉल बॉडी को रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उस मूविंग लार्ज बॉडी, जिसकी भी है तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, जिसकी 10 है तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 10 है। थैंक यू, कितनी आ गई? आप देखना वो सब मत करना, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं मत सोचने लगना कि इसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो मतलब ही नहीं है आपको, सीधे एक क्वेश्चन अपने आप आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग और एंड बीच की तो हम बात ही नहीं करते। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है।
16 अभी ठीक है, ऑटो फोकस कई बार कर लेते हैं। अब ठीक हो गया? नो सर। हाँ यस सर, यस सर। सर ठीक हो गया। कभी कभी ऑटो फोकस हो जाता है तो वाइट हो जाती है। चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको। एक इसको आप लिख लो। आज हो सकता है मैं आपको एक शीट भेज दूंगा, वो शीट भी सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट राउंड क्लास में डिस्कस। प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा इस वीक के लिए। हर वीक सर नेक्स्ट डाउट क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट वीक में लगेगी कभी, टाइम टेबल देख लेना। ओके, टाइम टेबल देख लेना उस क्लास में। एक्चुअली टाइम टेबल मुझे नहीं पता होता है, जो भी टाइम अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ ये सही है। A body is released from high touch. मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एग्जाम्पल। The body is released from height h. Height h. It travels nine h by 25, है ना? It covers 9h by 25 distance in last second of its motion. Of its motion. Then find out h. H कितना? Then find out h. सर मतलब बॉडी मूव भी कर रही है, तो मतलब वो नहीं। किसी ऑब्जेक्ट। नहीं ऐसा नहीं है, हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया। सर फ्री फॉल। हाइट एच से। सर ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल है, फ्री फॉल। आपने छोड़ दिया तो लास्ट सेकंड ऑफ उसका मोशन जो था उसमें ये इतनी डिस्टेंस कवर करती है, वो इसका एच बताना है राइट। सर मतलब लास्ट सेकंड मतलब लास्ट माइनस 1 सेकंड में, मतलब सर हाँ। NH सेकंड में। मान लो 10 सेकंड मोशन है टोटल, तो 9 और 10 के बीच में। अगर टोटल जर्नी टाइम 10 सेकंड है तो 9 सेकंड और 10 के बीच में इतना डिस्टेंस कवर। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझना तो मेन चीज है। The body is released from the height h, is travel 9h by 25 distance in last second of its motion. And find out small h. सर नहीं आया समझ। समझ नहीं आया कि सॉल्व नहीं हुआ। सर इस क्वेश्चन में इन लास्ट सेकंड का क्या मतलब होगा? मैंने कहा ना कि मान लो इसको यहाँ से ग्राउंड तक पहुंचने में 10 सेकंड, टोटल जर्नी टाइम कितना है 10 सेकंड।
लास्ट सेकंड ऑफ मोशन होता जाएगा 9 सेकंड से 10 के बीच में, इतना डिस्टेंस छोड़। लेकिन वो टाइम भी नहीं पता है, कितना टाइम में हिट करता है। मोशन का ग्रेविटी या फ्री फॉल है। Sir, I can't hear you. और आपसे क्या आंसर आ रहा है? सर इसमें एच पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा? अगर नीचे आ रहा तो नेगेटिव ले लो बेटा। यस सर। अगर वर्टिकल से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। सर पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव। सर 122.5। हाँ ये तो नहीं आ रहा बेटा। सर 125 meters। हाँ ये सही आंसर है 125। एच की वैल्यू 125 मीटर। एच की जो वैल्यू होगी वो 125 है। वन 125 मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे आप इसे? सपोज मैंने बोला रेस्ट से आपने छोड़ा t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t सेकंड में पहुंच गए है ना। जस्ट स्पेंड द राउंड इन t सेकंड। तो आप होता है t माइनस 1 सेकंड में यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम इस तरह से क्या करेंगे इसको, तो आप इस बात है कि पूरी ग्राउंड तक हिट करने में इसको टाइम कितना दिया 3 सेकंड, तो t माइनस 1 सेकंड में यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसने ही तो बोला है लास्ट सेकंड ऑफ इस मोशन का मतलब क्या हो जाएगा t माइनस 1 से t सेकंड। तो t माइनस 1 से t सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 9h/25, ये तो उसने दिया हुआ है। t अगर टोटल जर्नी टाइम है तो t माइनस लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में t माइनस 1 से t में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है 9h/25। तो बात है कि t माइनस 1 सेकंड में कितना नीचे आ गया होगा, निकाल सकते हैं ना। अगर मैं ये जर्नी डिस्प्लेसमेंट हुई है वाला, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h माइनस 9h/25।
ये तो हो जाएगा भाई t माइनस 1 से t सेकंड के बीच में अगर इतना ट्रेवल किया तो ये जो टाइम में जर्नी होगी वो h माइनस n बाय 25 हो जाएगी ना। और उसके बाद मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे इतना हो गया माइनस h माइनस 9h बाय 25। डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, यहां से यहां तक नीचे था इसलिए मैच कर लिया मैंने। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0 और फ्री फॉल इतना है तो माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर 10 इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर है ना। h इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू टी का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। इससे आप कैलकुलेट कर लो जो कि आपका आंसर आ रहा है ना। इससे कितना आंसर आ रहा है आपको, इससे सॉल्व हो जाएगा क्या? सर नहीं समझ आया। हाँ इससे मत करो फिर आप इससे कर लो है ना। Sir, but इससे sir, solve then we'll get relation between t and h, sir. हाँ Sir, then we won't solve, sir. We'll only get a relation between t and h. इक्वालिटी तो होगा, पूरी जर्नी का टाइम t है ना। we know that h is equal to half gt स्क्वायर भी तो होगा हाफ 10t स्क्वायर। तो इसको भी तो यूज कर सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं इसलिए आपका यूज कर सकते हैं। चेक कर लीजिए बस पूरी सर जर्नी h का इज इक्वल टू हाफ टाइम 10t स्क्वायर कैसे हुआ? अगर मैं यहां से पूरी जर्नी का टाइम t ले लूं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर पूरी जर्नी के लिए लगा देंगे। तो पूरी जर्नी के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट h और u तो 0 था ही, एक की जगह पे माइनस g आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। h इक्वल टू माइनस हाफ g स्क्वायर हो जाएगा। इससे आप चेक करो। सर समझ में नहीं आया। मैं पहले ट्राई करो, पहले मैं दूसरा मेथड नहीं चुका। सर आपकी स्क्रीन क्लियर ही नहीं आ रही। एकदम क्लियर है यार, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस सर बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सर क्लियर नहीं है। है, सर क्लियर नहीं है, सर नहीं है। क्लियर है भाई जरूर ये सब में क्लियर हो। कोई बात नहीं, सब किसी का क्लियर होगा, किसी का नहीं भी हो सकता है। मैं कहाँ बोलूं? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा और सिंपल मेथड बताता हूँ। इस मेथड को छोड़ दो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1 ये होता है। तो इसने बोला लास्ट सेकंड ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट सेकंड मैंने कोई t ले लिया, t सेकंड इसका लास्ट सेकंड है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 9h by 25 होता है। यहाँ पे आप लिख दो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड ऑफ दिस मोशन इज माइनस 9h by 25। नीचे था इसलिए नेगेटिव ले लिया, u 0 g नेगेटिव होगा माइनस 10 इंटू 2t माइनस। ये कर सकते हैं, इस पर किसी को डाउट है? भाई लास्ट सेकंड आपने t सेकंड ले लिया तो t सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस 9h by 25 हो गया। तो यहां से एक h और t का रिलेशन है, यहां से किसका रिलेशन आ गया h और t में। लेकिन आपको पता है दो अननोन है तो एक और इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा ये इक्वेशन लगा दूंगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Sir, we can also use time of descent formula. हाँ टाइम ऑफ डिसेंट और कंप्लीट जर्नी या टाइम ऑफ डिसेंट फॉर्मूला, इन्होंने सही बोला। यू विल यूज द टाइम ऑफ डिसेंट फॉर्मूला। टाइम ऑफ डिसेंट फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाय, ठीक होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ डिसेंट। हां सही तो है भाई। एक आपने फॉर्मूला है ना सेकंड वाला लगा दिया और फिर आपको बताया बस से किसी भी चीज को h हाइट नीचे आने में जो टाइम लगता है
वो अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है। तो यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पर और h की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या g 10 ले लेना। अब आप h निकालो, मेरे ख्याल से आपका आंसर आना चाहिए। तो 2h की वैल्यू क्या लेंगे? देखो टाइम की वैल्यू पूरे ऐसे पुट कर दो, कैंसिल वगैरह हो जाएगा वो। h तो निकालना है, कितना कैलकुलेशन है बताओ यार। यहाँ पे 9h/25 आ गया, ये आपका हो गया 5 आ गया इंटू 2 इंटू है ना, यहाँ पे आपका अंडर रूट ऑफ 2h/g आ जाएगा, 2h/10 आ गया -1 कर है ना, इससे सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है। सर वो 2t - 3 होना चाहिए सर। कौन सा सर इन डेल्टा SN फॉर्मूला सर। अच्छा 2t नहीं -3 सर, बिकॉज सर वो n we have taken as t - 1 ना सर, so 2 into t - 1 तो 2 नहीं वो नहीं लिया मैंने। t सेकंड इज द लास्ट सेकंड, t सेकंड इज द लास्ट सेकंड, तो t ले लो। लास्ट सेकंड ऑफ मोशन तो t सेकंड ही है ना, t सेकंड का मतलब होता है t - 1 से t, वहां पे t लेंगे। इससे सॉल्व करो। Sir, the displacement should be minus 9h/25. You have not written the minus sign. क्योंकि ये -9 जो है ना, माइनस कैंसिल हो गया। माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए माइनस। ओके सर। देखो सॉल्व आपको करना है, कैलकुलेशन वाली कैलकुलेशन तो बच्चों को करना चाहिए। सर मेरे को ये 2h/g वाला नहीं समझना है, ये वाला पार्ट। अभी तो मैंने बोला रेस्ट से छोड़ेंगे, राइट साइड तक आने में टाइम अगर t लगना है तो t अंडर रूट ऑफ 2h/g तो होता है। ओके सर, थैंक यू सर। इस साइड फॉर्मूला है ना, ये इस साइड फॉर्मूला ये तो होता है। तो या तो टाइम पहले निकालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको पुट करने के बजाय आप इसको ऐसे करो ना, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इसे। टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, बल्कि जो आपने टाइम इक्वल टू लिखा है ना अंडर रूट ऑफ 2h/g, इसकी जगह पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो t स्क्वायर इक्वल टू 2h/g हो जाएगा। यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 5t, हाँ g की वैल्यू 5 पुट 10 पुट कर देंगे, तो h इक्वल टू 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 5t स्क्वायर को यहाँ पे, तो आपकी टाइम की एक इक्वेशन आ, उससे टाइम निकाल लेना, और एक बार अगर टाइम आ गया तो h पर ही जाएगा। हाँ पहले टाइम निकालो फिर h और सिंपलीफाई। देखो टाइम क्या आता है, 5 seconds। हाँ टाइम कितना रखा, 5 सेकंड आ रहा है। 5 सेकंड। हाँ टाइम की वैल्यू 5 सेकंड आ गई है। 5 सेकंड आ गई। पूरी जर्नी का टाइम 5 सेकंड हो गया है ना। तो जो लास्ट सेकंड ऑफ मोशन का मतलब हो जाएगा 4 और 5 के बीच, तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड यहाँ पे कर देंगे। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। सही निकाला सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अब क्या करना, आपको बता दिया मैंने। सर आई हैव डाउट सर। अब क्या डाउट, अब तो क्लास खत्म हो गई। हाँ सर वो लास्ट डाउट। हाँ बताओ लास्ट डाउट क्या है। सर लास्ट सेकंड में सर आई थिंक सर टाइम शुड बी t - 1 सर। t में सर इट विल हैव इम्पैक्ट सर ऑन द ग्राउंड सर, तो व्हाई हैव वी टेकन इट एज t and not t - 1? बिकॉज़ सर t में मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जब we talk about the nth second,
ns सेकंड का मतलब होता है n - 1 to n सेकंड। जो हम वर्ड यूज करते हैं ना ns सेकंड, मतलब हो जाएगा n - 1 से n सेकंड। तो ये जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ओके n ही सर लेते हैं। वैसे t सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? t - 1 to t सेकंड। लेकिन फॉर्मूला में यूज करेंगे t सेकंड यूज करेंगे। ये दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना? इसको आप थोड़ा सा देख लो। यस सर। इसको आप सर एक और ये पूरी चीज आप रिवाइज करना। और आज या कल आपको एक शीट आ जाएगी, वो ओके शीट सर। उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा ना, ओके सर। ये आप थोड़ा सा हेलो बोलो यस सर। हाँ, तो आपको एक शीट मिल जाएगी, वो शीट आप अटेंड करना। उसमें आंसर्स भी होंगे और जो नहीं होगा फिर डाउट क्लास है ना, जो भी नहीं होगा आपके। हेलो ओके सर। लीव कर सकते हैं। आप लीव कर लो यार, जो मर्जी है। तो शैल वी लीव। मैं जो बता रहा हूँ करना है, उसके अलावा जो मर्जी आप ना, मेरी क्लास के नोट्स बस करते रहो, उसके अलावा जो मर्जी आप। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। बाय सर, हैव अ गुड डे। बाय सर।